तो खबरों की शुरुआत बेहद बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अचानक दिल्ली दौरे पर पहुंच गए हैं, जहां उनकी गृह मंत्री अमित शाह के साथ मीटिंग चल रही है। सीएम योगी अमित शाह के साथ मीटिंग करने के बाद अगले दिन यानी कि शुक्रवार को पीएम मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं। तो वहीं बीजेपी एमएलसी ए.के. शर्मा भी दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। आपको बता दें कि ए.के. शर्मा को लेकर यूपी की सियासत फिर से चरम पर है। पिछले कुछ दिनों से लखनऊ के सत्ता के गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं हैं। बीजेपी की केंद्रीय टीम के लखनऊ दौरे से लेकर यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह की राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात चर्चाओं में बनी रही, जिसके बाद एक बार फिर अटकलों और अनुमानों का बाजार गर्म है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। अमित शाह के घर के बाहर की ये तस्वीरें हैं। सीएम योगी का काफिला घर में एंटर करता हुआ। तो बेहद बड़ी और अहम खबर, सीएम योगी का पीएम मोदी से भी मुलाकात वो करेंगे। साथ में आज अमित शाह से मुलाकात है। इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ में संपादक ए.के. उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं। यूपी उत्तराखंड संपादक हैं आप, और साथ में स्पर्श हमारे साथ ग्राउंड जीरो यानी कि दिल्ली से मौजूद हैं। स्पर्श, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ हलचल इस समय ग्राउंड जीरो पर देखने को मिल रही है? और देखिए पूजा, 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। इस वक्त देश के जो गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर जो है योगी आदित्यनाथ मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। ये मुलाकात जो है काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि प्रदेश में जिस तरीके के सियासी समीकरण देखने को मिल रहे हैं और उसके साथ साथ कोरोना को लेकर जो है इस मुलाकात के दौरान जो है चर्चा की जा सकती है। और उसके साथ साथ 2 दिवसीय दौरा ही रहने वाला है, और जो जानकारी है सूत्रों के हवाले से उसके मुताबिक कल जो है प्रधानमंत्री से जो है योगी आदित्यनाथ मुलाकात करते हुए नजर आ सकते हैं। सुबह 11 बजे के आसपास ये मुलाकात हो सकती है। और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनसे भी मुलाकात जो है इस दिल्ली दौरे के दौरान उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है करते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि पिछले दिनों भी लगातार मुलाकात जो है समय लेने की कोशिश जो है की जा रही थी, लेकिन कोरोना के चलते ये समय जो है नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में अब ये दिल्ली दौरा जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बनते हुए नजर आया है। और फिलहाल एक अहम मुलाकात जो है योगी आदित्यनाथ की देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ चलती हुई नजर आ रही है। और इसमें कोविड, वैक्सीनेशन और जिस तरीके के राजनीतिक हालात है, उन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होती हुई नजर आ सकती है। बिल्कुल, स्पर्श, आपने राजनीतिक हालातों का जिक्र किया है, तो उपाध्याय सर से बात करना बेहद जरूरी हो जाएगा। सर, जिस तरीके की राजनीतिक हलचल सूबे में पिछले दिनों देखने को मिली है, बैठकों का दौर जारी रहा। अब कहा जा रहा था कि लगातार देर रात भी सीएम के आवास पर मीटिंग चलती रही है और दौरा रद्द करके बुलाया गया है संगठन मंत्री को, और इस दौरान आज अचानक से दिल्ली पहुंच जाते हैं सीएम। कुछ बड़ा घटने वाला है, इस बात की तरफ इशारा समझा जाए इसको? देखिए पूजा, हमको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि बस चुनाव में कुछ ही महीने शेष हैं, विधानसभा चुनाव में। इस समय भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से विधानसभा चुनाव के मोड में आ चुकी है। ये दौरा अचानक नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं समय मांगा है, उनको समय मिला है, उसके बाद वो आज रवाना हुए। ये अचानक दौरा हम लोगों के लिए होता है क्योंकि हमारे पास इसकी सूचना नहीं होती है। इस वजह से ये मीडिया हाउस और इनको लगता है कि अचानक दौरा, लेकिन कई दिनों से, जैसा स्पर्श भी कह रहे थे कि टाइम मांग रहे थे, लेकिन कोविड की वजह से टाइम नहीं मिल सका था। ये भी तय है कि आज उनकी अभी अमित शाह से मुलाकात चल रही है। कल 11 बजे उनका पीएम से टाइम फिक्स हो गया है, और उसके बाद 12 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे। अब इसमें हम सिलसिलेवार चलते हैं। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पे और कुछ मीडिया में ये चर्चा चल रही थी कि बहुत सारे बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में तो ये भी लिख दिया कि उत्तर प्रदेश में जो है मुख्यमंत्री का चेहरा भी बदला जा सकता है। इन सारी तमाम चर्चाओं पे विराम लगाया बीएल संतोष ने अपना ट्वीट करके कि मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, न चेहरा बदलेगा न चाल बदलेगी। इसके बाद में जब इसके बाद में विराम लगा, कल मुख्यमंत्री की जो मीटिंग हुई है उसमें मुख्य रूप से 2 चीजों पर चर्चा हुई है रात को। एक, जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव होने हैं, और उसके बाद में ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव होने। तो इनका सोचना यह है कि इसमें जिला पंचायत अध्यक्ष जो है वो अधिकतम हमारी पार्टी के चुने जाएं, उसकी रणनीति थी। दूसरा, बहुत सारे चेयरमैन के पद रिक्त हैं पिछले 4-4.5 साल से, तो इसमें लगभग 100 से लेकर 150 चेयरमैन के पद रिक्त हैं, उनकी लिस्ट पे भी चर्चा हुई है। और इसके अलावा विधान परिषद की 4 सीटें खाली हैं, उन पर चर्चा हुई है। इन सारी चीजों का एजेंडा इकट्ठा हो गया था। इन सब चीजों को लेकर के आज वे गृह मंत्री से मिलेंगे। गृह मंत्री से जाहिर तौर पर अगर ऑफिशियल बात की जाए तो वो कोरोना की एक रिपोर्ट देंगे,
क्योंकि पिछले दिनों जब यूपी में कोरोना फैला तो लगभग 1 दर्जन विधायकों ने चिट्ठियां लिखी थी, कुछ सांसदों ने पत्र लिखे थे, एक आध मंत्री भी थे, उन्होंने कहा था कि बहुत बुरे हालात हैं और यहाँ पर अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। इन तमाम सारी शिकायतों को लेकर के योगी आदित्यनाथ अपनी बात भी कहेंगे और बताएंगे कि कोरोना काल में उन्होंने किस तरह से काम किया है, किस तरह से ऑक्सीजन की उन्होंने व्यवस्था की आकस्मिक तौर पे। और दूसरा मुद्दा रहेगा, विधान परिषद की 4 सीटें हैं, इन 4 सीटों पर कौन से उम्मीदवार होंगे और क्या रणनीति रहेगी, जातिगत समीकरण क्या रहेंगे। तीसरा मुद्दा है, क्या मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। बिल्कुल ये महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार हो या ना हो, लेकिन कुछ मंत्रियों को हटाया जाना है और कुछ मंत्रियों को ऐड किया जाना है। लेकिन वो मंत्री हटेंगे तो उसकी जो सूचना है संगठन को देनी होती है, उसके लिए जेपी नड्डा, अमित शाह और इन सबको उन्हें ये सारी चीजें शेयर करनी होंगी। उसके बाद ही वो उस पर निर्णय में पहुंचेंगे कि किन मंत्रियों को हटाया जा सकता है। ठीक है सर, अभी मेरे ख्याल में तमाम दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि क्या मंत्रिमंडल विस्तार की अटकल एक बार फिर से जीवित इस वजह से हुई है क्योंकि एके शर्मा को दिल्ली बुलाया गया है? नहीं, देखिए, एके शर्मा तो वैसे भी दिल्ली ही ज्यादातर रहते हैं। वो पीएमओ से जुड़े हुए थे और उनके पास बनारस की कॉन्स्टिट्यूंसी का उनको काम दे रखा था। अचानक से नहीं बुलाया गया, उनका भी दौरा पहले से, उन्हें दिल्ली जाना ही था। और एके शर्मा दिल्ली जाएं या न जाएं, इससे अगर एके शर्मा और योगी के साथ मुलाकात होती तो उसके कुछ मायने थे। लेकिन अगर वो अलग गए हैं और अलग अलग उनकी मुलाकात, अगर मान लीजिए एके शर्मा अमित शाह से मिलते हैं या जेपी नड्डा से मिलते हैं और या पीएमओ से मिलते हैं, तो फिर वो मुलाकात एक सामान्य मुलाकात की तरह ही ली जाएगी। अगर कोई उस तरह की खिचड़ी पकड़ रही होती तो एके शर्मा और योगी आदित्यनाथ दोनों को साथ बैठाला जाता। लेकिन ये भी संभव है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो तो उसमें अरविंद शर्मा को मंत्री बनाया जा सकता है। ठीक है, स्पर्श आपसे समझना चाहेंगे कि इस समय और क्या मूवमेंट गृह मंत्री के आवास पर देखने को मिल रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि और भी मंत्री आ सकते हैं मीटिंग के लिए, और भी चर्चा हो सकती है। तो क्या सीएम ही इस समय सिर्फ मीटिंग के लिए मौजूद हैं या फिर कोई और भी है वहां पर? देखिए, गृह मंत्री के आवास पे इस समय सिर्फ जो योगी आदित्यनाथ है वो मौजूद है और अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि इनके अलावा जो कोई और जो है यहाँ पर आता हुआ नजर नहीं आएगा। हालांकि शाम को जरूर ये जानकारी है कि योगी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, वो जो अलग अलग सांसद हैं उनसे यूपी सदन में जो है मुलाकात करते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो तमाम गहमागहमी है गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर जो है बनी हुई है कि आखिरकार इस तरीके से दिल्ली दौरा जो है बच जाता है। लेकिन जानकारी सोर्सेज के हवाले से अभी यही है कि आज जो कोविड को लेकर चूंकि किस तरीके के हालात है वो उस पर जो है चर्चा की जा रही है। और 21 तारीख से चूंकि देश में विस्तृत तौर पर जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है और वो जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है वो जो गृह मंत्रालय के अधीन कहीं ना कहीं आती है, तो उसको लेकर भी जो है किस तरीके का रूट मैप जो है रह सकता है। उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं उसमें किस तरीके की जो कोविड को लेकर स्थिति थी वो थी, लेकिन अभी यहां पर किसी तरीके से किसी और के आने की जो संभावना है वो नहीं है। बिल्कुल ठीक है सर, आपसे ये समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि इस मीटिंग का पूरा लबो-लुआब क्या समझा जाए? हमें ये समझना चाहिए कि विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के है, पिछले 2 महीने से किसी तरह की इस तरह की मीटिंग नहीं हो पा रही थी। ये बात सही है कि इस दौरान वर्चुअल मीटिंग उनकी मोदी के साथ भी हुई है, योगी की, नड्डा जी के साथ भी हुई है और अमित शाह के साथ भी हुई है। लेकिन 1-to-1 मीटिंग जो होती है वो पिछले 2-3 महीने बाद पहली बार हो पा रही है। तो इसका लब्बो-लुआब यही है कि अब पूरी तरह से विधानसभा चुनाव की तैयारी में पार्टी जुटने वाली है। इलेक्शन मोड में पूरी तरह से सरकार है। चूंकि कोरोना के केसेस कम हो गए हैं, डेथ रेट कम हो गई है, यूपी एक बार फिर से पटरी पे है, लॉकडाउन भी हट चुका है, तो जाहिर सी बात है अब सिर्फ चुनाव की बात होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली में जरूर हैं लेकिन एक्शन मोड में भी हैं। योगी सरकार ने कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर के ग्लोबल टेंडर का जो फैसला लिया था अब उसे रद्द करने का फैसला ले लिया। बता दें आपको कि 4 करोड़ वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया गया था, जिसकी अंतिम तारीख 10 जून यानी कि आज ही थी। केंद्र सरकार की नई पॉलिसी आने के बाद ग्लोबल टेंडर रद्द करने का फैसला लिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक को 50-50 लाख खुराक का ऑर्डर दे दिया था, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ सूबे में अधिकारियों में फेरबदल भी देखने को मिल रहा है। तबादलों का दौर जारी है। एक बार फिर से 10 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की पुलिस व्यवस्था में फेरबदल किया है। आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर किए गए हैं। इस संबंध में गृह विभाग की ओर से सूची भी जारी की गई है। आपको बता दें कि इससे पहले बुधवार को संयुक्त निदेशक ग्रेड के 6 सीनियर्स चिकित्सा अधिकारियों का तबादला कर दिया गया था। तो वहीं इस एक हफ्ते पहले 3 जून को 13 मेडिकल अफसरों का तबादला हुआ है। लगातार तबादलों का दौर सूबे में जारी है। साल 2021 का पहला सूर्य ग्रहण आज दोपहर में लग रहा है और ये ग्रहण भारत में दिखाई भी नहीं देगा। ऐसे में सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। इस सूर्य ग्रहण की अवधि क्या है और किस तरीके से प्रभाव किस राशि पर रहेगा, इन तमाम जानकारियों के साथ जो है आचार्य मौजूद हैं, पंडित दिवाकर त्रिपाठी पूर्वांचली। उनके साथ में हमारे संवाददाता मौजूद हैं, सुनिए। साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है। इस दौरान किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए, इस सूर्य ग्रहण में किस तरह का प्रभाव पड़ने वाला है, इस संबंध में पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध पंडित दिवाकर नाथ त्रिपाठी पूर्वांचली हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इस सूर्य ग्रहण पे किस तरह का प्रभाव होगा। जनता टीवी पे स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार। इस बार साल का पहला सूर्य ग्रहण है, इस दौरान किस तरह की सावधानी, किस तरह के प्रभाव पड़ने वाले हैं, इसके बारे में क्या? देखिए, साल का पहला सूर्य ग्रहण है, लेकिन दूसरा ग्रहण है। इससे पहले चंद्र ग्रहण लगा हुआ था और यह है सूर्य ग्रहण। यह सूर्य ग्रहण भी पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं है, कंकड़ाकृति के रूप में है। एक रिंग ऑफ फायर बोलते हैं इसको, जो अंगूठी के आकार का लगेगा। लेकिन भारत की भूमि पर यह दृश्य नहीं होगा। भारत के पूर्वी क्षेत्रों पर, जैसे अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है, वहां पर कुछ समय के लिए दिखाई देगा, लेकिन इसका धार्मिक दृष्टि से भारत की भूमि पर कोई महत्व नहीं है, क्योंकि पूरे यह रिंग ऑफ फायर के रूप में भी दिखाई भी देगा तो वह अमेरिका के कुछ क्षेत्रों में दिखाई देगा, कनाडा के कुछ क्षेत्रों में दिखाई देगा। तो इस कारण से धार्मिक दृष्टि से भारत में इसका कोई विशेष महत्व नहीं है। और ग्रहण लगेगा भी कब से? 1:42 से लेकर के शाम को 6:41 के बीच में दृश्य होगा। गुरुजी, इस सूर्य ग्रहण की अवधि के दौरान जो है कि बच्चों को, युवाओं को, गर्भवती महिलाओं को किस तरह का ख्याल रखना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए? बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए और बीमार लोगों के लिए कोई नियमों का पालन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन गर्भवती महिलाएं जरूर सतर्क रहें, क्योंकि ग्रही रूप से प्रभाव पड़ेगा। तो वे लोग क्या करें, जैसे सुई धागा से सिलाई करती हैं वे न करें, चाकू का प्रयोग ना करें, अपशब्द का प्रयोग बिल्कुल ना करें, और इस अवधि में सोएं बिल्कुल नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। हमारे साथ थे यूपी के प्रसिद्ध दिवाकर त्रिपाठी पूर्वांचली जी बाबा। उन्होंने बताया कि सूर्य ग्रहण के दौरान किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए, जिससे सूर्य ग्रहण की अवधि में कोई भी अगर नुकसान होने वाला हो तो उससे हम बच सकते हैं। जनता टीवी के लिए महाराजगंज से विजय गुप्ता। वहीं कोविड-19 महामारी में नियमों का पालन करते हुए महिलाओं के सशक्तिकरण और आस्था का पर्व वट सावित्री घर घर में मनाया गया। नियमों का पालन करते हुए ज्यादातर घरों में महिलाएं अपने घर में बरगद की डाली को लगाकर उसकी पूजा अर्चना करती नजर आईं, तो कई जगहों पर सामूहिक रूप से महिलाओं ने पूजा अर्चना में भाग भी लिया है। तस्वीरें आपको सूबे के अलग अलग हिस्सों की दिखा रहे हैं। हरदोई, बहराइच, कानपुर देहात, बदायूं, हमीरपुर, तमाम जगहों पर वट सावित्री का पर्व मनाया गया है। तो यूपी के कई जिलों में मौसम का मिजाज तब्दील हो गया। सुबह से हल्की हल्की बारिश हो रही है और सूबे के करीबन 15 जिलों में अगले कुछ घंटों में बारिश की संभावना भी है। हालांकि मौसम विभाग ने फिलहाल कोई चेतावनी जारी नहीं की है, तो वहीं बारिश होने के कारण लोगों को गर्मी से निजात जरूर मिली है। लखनऊ, बहराइच, बाराबंकी, हरदोई, ये 4 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 4 तस्वीरों से तासीर पूरे सूबे की समझिए, जहां पर लोगों में उत्साह है बारिश के बाद, लेकिन इसको लेकर के अलर्ट भी जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। कानपुर में मंगलवार रात भीषण सड़क हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई, जबकि लगभग 18 लोग घायल हुए। इनमें से 4 की हालत गंभीर है। इस दुर्घटना पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने क्या कहा? कानपुर में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में कई यात्रियों की मृत्यु की खबर सुनकर बहुत व्यथा हुई है। दुख की इस घड़ी में शोक संतप्त परिवारों के प्रति मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना करता हूं।
भाजपा में जारी सियासी उथल पुथल के बीच एक बार फिर से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सूबे की योगी सरकार और केंद्र सरकार पर एक साथ तंज कसते हुए निशाना साधा। लेकिन ये ट्वीट इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि इसमें अखिलेश का शायराना अंदाज देखने को मिला है। अखिलेश ने ट्वीट करते हुए लिखा, उत्तर प्रदेश का ठहरा रथ भला कैसे हो गतिमान, पहिया धसा है यूपी में पर दिल्ली के हाथ लगा। आपको हाथरस कांड तो याद होगा, लेकिन इस घटना के ठीक बाद सूबे के बलरामपुर से ही एक ऐसी ही घटना सामने आई जिसकी लड़ाई सड़क से संसद तक लड़ी गई। लेकिन इस जंग के आज 8 महीने बीत जाने के बावजूद हिस्से में सिर्फ है तो आश्वासन। देखिए खास रिपोर्ट। असमत के तार हो जाने का एक मामला जिसकी लड़ाई सड़क से संसद तक लड़ी गई, जिसकी कहानी मीडिया में दिन रात दिखाई गई, जिसने सूबे को झकझोर दिया। पीड़ित परिवार से मिलने खुद सूबे के मुख्यमंत्री पहुंचे थे। जिस मामले पर घंटों तक बंद कमरों में अधिकारियों के बीच बातचीत और बहस भी हुई, लेकिन अब मामले के 8 महीने बीत जाने के बाद अधिकारियों के जहन से सब कुछ उतर चुका है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हाथरस रेप केस के ठीक बाद घटित हुए बलरामपुर के तुलसीपुर में हुई गैंगरेप की घटना की। इस घटना ने पीड़ित परिवार के दरवाजे तक तमाम नेताओं और समाजसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों को तो खड़ा कर दिया, लेकिन दलित परिवार आज भी सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए सिस्टम से दो हाथ कर रहा है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर भी जिले के डीएम और आला अधिकारी ध्यान तक नहीं दे रहे। पीड़ित परिवार लगातार ऑफिस दर ऑफिस चक्कर काट रहा है। ऐसे कुछ पैसे में वही सरकारी पैसे मिले हम लोग को। नौकरी की जो बात थी तो क्या डीएम साहब थे जो बलरामपुर में, तो उन्होंने कहा कि हम मार्च तक गए, मतलब बहुत बार गए ये मेरे हस्बैंड, जाते जाते कई बार तो कहे कि चिंता न कर, नौकरी की बात है, हम मार्च तक करवा देंगे कैसे भी करके, वैकेंसी निकलने दो। लेकिन इससे पहले वो वहाँ से मतलब उनकी बदली हो गई। फिर दूसरी डीएम आई, उनसे मुलाकात हुई 1-2 बार, तो उन्होंने ये कागज पत्र लेके गए सारा, तो उन्होंने कहा कि ये सब एडीएम रख दीजिए, आप एडीएम साहब देख लेंगे। लेकिन एडीएम साहब भी नहीं देखे, कोई सुनवाई नहीं। और फिर यहाँ तक की रजिस्ट्री करके 1-2 बार भेजा भी गया, तब भी कोई सुनवाई नहीं। सुना आपने, डीएम आते रहे जाते रहे, तबादला होता रहा, लेकिन पीड़ित परिवार की किसी ने नहीं सुनी। मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद न जमीन मिली न नौकरी। पीड़ित परिवार आज भी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। पीड़ित परिवार कोरोना महामारी में जैसे तैसे जीवन चला रहा है। क्या कहना चाहेंगे, अभी इस समय लॉकडाउन भी चल रहा है और मेरे हस्बैंड एकदम बेरोजगार हैं। एक हिसाब से पढ़े लिखे हैं फिर भी बेरोजगार हैं, और सरकार नौकरी दे, यहाँ तक कि जब सीएम साहब कह दिए तो कम से कम नौकरी दे, कुछ हम लोग जी खा सके उससे थोड़ा बहुत, तो सुनवाई नहीं हो रही है हम लोग की। मामला नया हो सकता है, कहानी बिल्कुल नई नहीं है। ये तो सालों पुरानी परंपरा है। पीड़ित को आश्वासन तो दे दिया जाता है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। निर्देश, फरमान और आदेश जैसे शब्द यूपी में जैसे पेटेंट हो चुके हैं अनदेखी करने के लिए। मामले में एडीएम साहब का कहना है कि इस मामले में कानूनी तौर पर सारी कार्रवाई पूरी हो चुकी है। कानून के अंतर्गत जो भी कार्रवाई हो सकती थी सारी कार्रवाई पूरी हो गई है। एक भी कार्रवाई इसे नहीं पेंडिंग है जो कानून के अंतर्गत अनुमन्य हुआ, वो सहायता नहीं दी गई। साहब ने कानूनी कार्रवाई पूरी कर लेने की बात तो कह दी, लेकिन जब इनसे पीड़ित परिवार को जमीन न मिलने की बात पूछी गई तो दोहरा दिया वही रटा रटाया जवाब, और बात फिर वहीं पहुंच गई निर्देश और आदेश पर। जमीन कब्जा अगर नहीं दिया उनको, हम जमीन कब्जा अगर उनका दिलाया जाएगा। अगर उनकी जमीन कब्जे के इशू है तो हम उनको संबंधित एसडीएम को निर्देश देते हैं कि उतना। लेकिन काम अगर निर्देश देने से ही होता तो वो मुख्यमंत्री साहब ने भी दिया था, तो भला आपकी क्या विसार।
बात यह है कि उस निर्देश को कोई सुनने वाला नहीं है, निर्देश पर कोई काम करने वाला नहीं है। अगर कोई होता तो आज इस पीड़ित परिवार को इंसाफ के लिए अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर न काटने पड़ते। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो वहीं दूसरी तरफ यूपी राज्य महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी ने विवादित बयान दिया है। मीना कुमारी ने लड़कियों को लेकर ऐसी टिप्पणी की जिस पर हंगामा हो गया। मीना कुमारी ने कहा कि लड़कियां घंटों मोबाइल पर बात करती हैं, उनके मोबाइल भी चेक नहीं होते, घर वालों को पता ही नहीं चलता, फिर मोबाइल से बात करते करते लड़कों के साथ भाग जाती हैं। महिला आयोग की सदस्य होते हुए भी ऐसा बयान हैरान करने वाला है। इसको भी इसमें पैरवी करनी पड़ेगी, अपनी बेटियों को भी देखना पड़ेगा कहाँ जा रही हैं, क्या है और किस लड़के के साथ बैठ रही हैं, मोबाइल को भी देखना होगा। सबसे पहले मैं सबको यही बोलती हूँ, लड़कियां मोबाइल से बातें करती रहती हैं और यहाँ तक मैटर पहुँच जाता है कि उसको लेके भाग जाती हैं शादी के लिए। अभी एक मैटर है, कल मेरे पास आया है, वाल्मीकि की लड़की है और जाटव का लड़का है और बालमपुर है, बालमपुर प्रेमपुर, उसमें कुछ नहीं है, मेरी ससुराल है वो। और कल लोग मेरे पास आए और उन पर ज्यादा सख्ती हुई तो उन्होंने फोटो डाल दिए, उन्होंने शादी कर ली दोनों ने। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अलीगढ़ से जुड़ चुके हैं हमारे साथ में विश्व प्रताप। विश्व प्रताप, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में आपके पास? कुमारी, उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से लड़कियां मोबाइल यूज कर रही हैं, घर में जो माएँ होती हैं उनकी या सीधे तौर पर दादा उनके कंट्रोल होते हैं, बिल्कुल बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं, बिल्कुल जो उन सारी चीजों की बिल्कुल अनदेखी करते हैं, बिल्कुल नतीजे सामने आते हैं। ठीक है विश्व, आपकी आवाज थोड़ी सी क्लियर नहीं हो पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि बेटियों को मोबाइल ना दें, ये कहना है महिला आयोग की सदस्य का। बात करते हुए लड़कों के साथ भाग जाया करती हैं, इस तरीके का बयान सामने आया। दूसरी तरफ इस पर विवाद भी छिड़ा हुआ है। तो वहीं दिल्ली, बिहार, हैदराबाद और चेन्नई के बाद अब यूपी के कानपुर में भी बच्चों पर वैक्सीनेशन का ट्रायल शुरू हो चुका है। कोवैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो गया। शहर के 12 से 18 साल के 12 वॉलंटियर बच्चों को कोवैक्सीन की पहली डोज लगाई गई है। यहां 2 साल के बच्चे को वैक्सीन की डोज दी गई है, जो दुनिया में अब तक इतने छोटे बच्चे पर पहली बार ट्रायल किया जा रहा है। इन्हें 28 दिन बाद कोवैक्सीन की दूसरी डोज भी लगाई जाएगी। सबसे अच्छी बात यह है कि वैक्सीन लगने के बाद किसी भी बच्चे को कोई तकलीफ नहीं हुई है। कानपुर के प्रखर हॉस्पिटल में कोवैक्सीन का बच्चों पर ट्रायल किया जा रहा है। इससे पहले भी वैक्सीन के लिए भारत बायोटेक आईसीएमआर के प्रखर हॉस्पिटल को क्लिनिकल ट्रायल का सेंटर बनाया गया था। बच्चों का जो ट्रायल है उसमें हमें 50 बच्चे लेने हैं, क्योंकि जो भी तीसरी लहर आने वाली है कोरोना की, उसमें बच्चों के ज्यादा प्रभावित होने की संभावनाएं हैं। इस कारण से आईसीएमआर ने हम लोगों को, चूंकि हम लोग कोवैक्सीन का ट्रायल हम कर चुके हैं पहले, इसलिए इस अस्पताल को चुना है। तो अभिनव हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिनव, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में? 2 साल के बच्चे पर क्लिनिकल ट्रायल किया गया है। पहले तो ये बताइए कि बच्चे की स्थिति कैसी है इस समय? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि प्रखर हॉस्पिटल में उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा सेक्टर है जहां पर बच्चों पर भी वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया है। जी। वहीं अस्पताल के जो चीफ इन्वेस्टिगेटर हैं ट्रायल के, ये 3 पैनलों का डॉक्टर है, डॉक्टर जे.एस. कुशवाहा, डॉक्टर वीएन त्रिपाठी और डॉक्टर अमित चावला। इन तीनों की देखरेख में बच्चों का वैक्सीनेशन का ट्रायल पूरा किया गया है। इन तीनों ने ही बच्चों को 3 हिस्सों में बांट दिया है, जिसमें 12 से 18 वर्ष की एक श्रेणी है, 6 से 12 वर्ष की एक श्रेणी है और 2 से 6 वर्ष की एक श्रेणी है। अभी जो बच्चों पर ट्रायल हुए हैं वो 12 से 18 वर्ष के 20 बच्चों को कोरोना का कोवैक्सीन का टीका लगा दिया गया है और 5 योग्य बच्चों को 6 से 12 वर्ष का लगा दिया गया है। ठीक है। इसके बाद किसी भी बच्चे में किसी भी तरह की कोई जो साइड बिल्कुल, ये खुशी की बात है कि बच्चों में भी क्लिनिकल ट्रायल सफलता की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो यहाँ पर वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें।